हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पार्ट 1 मार्च 2020 का। तो अगर आप पेपर में इंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, ये हेडिंग नहीं रहेगा। पेपर का जो ओरिजिनल फॉर्म है, पेपर किस तरह दिखता है वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया है। आप विजिट करोगे तो ओरिजिनल जो पेपर होता है वो कैसा होता है, उसके फॉन्ट के जो साइज़ होते हैं वो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे कितने पेपर्स होते हैं वो आपको समझ में आएगा वहाँ पे। तो elittutors.in पे अगर आप विजिट करते हो, पेपर सेक्शन में आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ओरिजिनल भी मिल जाएंगे और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये भी वहीं का है। तो इंस्ट्रक्शन जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो ऑल क्वेश्चंस का मतलब है जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको लिखना है। जो विद इन क्वेश्चन के अंदर जो एनी 5 एनी 2 एनी 3 लिखा रहता है वो तो आपको वैसे ही करना है। लेकिन ऑल क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको 3 ही करना है। इसमें सब करना है। इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो आपको समझना है, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं। जब आप क्वेश्चन का हेडिंग देखोगे आपको समझेगा और वैसे भी हम सॉल्व करते चलने वाले हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकेंड क्या लिखा है कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। ये आपको पता होगा, किसी भी फॉर्म में, चाहे मोबाइल के फॉर्म में हो चाहे वॉच के फॉर्म में हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फिर द नंबर टू द राइट ऑफ द इक्वेशंस इंडिकेट फुल मार्क्स। इस तरफ जो भी नंबर लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो फुल मार्क्स बताएगा, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ में। फिर क्या लिखा है देखिए, इन केस ऑफ MCQs क्वेश्चन नंबर 1A, जब आप क्वेश्चन नंबर 1A करोगे, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेलुएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। इसका मतलब है कि आप जब MCQ लिखोगे तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, जो आंसर रहेगा, वो जो आप पहली बार अटेम्प्ट करोगे उसी पे मार्क्स दिया जाएगा। उसको ओवरराइट करके सेकेंड टाइम लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत सोच समझ के आपको आंसर लिखना है। एक बार जो आपका पहला आंसर रहेगा उसी पे मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि MCQ के लिए, फॉर एवरी MCQ द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो ऑप्शन रहेगा ABCD ऑफ आंसर्स विद सब क्वेश्चंस, नंबर इज़ टू बी रिटर्न। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका सोल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। अगर आप बोर्ड पेपर देखते हो तो ये है बोर्ड पेपर, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ये पहला शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। 4 ऑप्शन दिए आपको ABCD के फॉर्म में। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट। सिर्फ आपको उसका अल्फ़ाबेट लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। तो लास्ट में मैं बता दूंगा किस तरह आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं हम सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपको, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल। तो ये आप जानते हो कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो लेसन है उसमें से उसका क्वेश्चन है जो आपको ऑमिट किया है इस ईयर के लिए। 2021-2022 के लिए रिड्यूस्ड दिया है, तो वो हमको नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन स्किप करेंगे, ये क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन आप देख रहे हो 4 इक्वेशन, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से आप किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। अब देखिए, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अच्छी तरह किया है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर आपने अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको हर एक इक्वेशन को हल्का सा सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर आपको देख के समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कहाँ पे, अगर आप टेक्स्ट बुक में चलते हो तो आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड लेसन का ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5/x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। तो x जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मालूम होगा। लेकिन हाँ, उसकी कंडीशन ये है कि x जो है, जो वेरिएबल है, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो नीचे है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। और अगर हटाने का है आपको ये x को, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो 5/x है इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर -3 जो है इसको भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो x स्क्वायर है इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे 3 × x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि x स्क्वायर को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻³ हो जा रहा है। और अब डिनोमिनेटर से जो वेरिएबल है वो चला गया है। और अब अगर आप चेक करते हो कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, तो आपको मिलता है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये चीज़ नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप चलते हो तो आपको करना क्या है कि ये सिंप्लीफाई करना है। x × x + 5 विच इज़ इक्वल टू 4 दिया है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 4। ये 4 को अगर आप यहाँ पे लाओगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा, यहाँ पे नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सारे के सारे वेरिएबल ऊपर है और उसमें सबसे बड़ा जो पावर आपको 2 दिख रहा है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है।
तो बी उसका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर किस तरह लिखेंगे वो आपको बताता हूँ, लेकिन अगर ये चेक करते हो आप तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए n-1 विच इज़ इक्वल टू 2n। अब आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, 2n को यहाँ पे लाओगे तो n-2n-1 विच इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। n में से 2n अगर आप माइनस करोगे तो -n आ जाएगा और फिर -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो n वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे n है, तो n का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप देख रहे हो वो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 नहीं है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको भी अगर आप चेक करोगे तो 1/x² इंटू x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू x। और मैंने ये क्वेश्चन में आपको बोला था कि नीचे अगर वेरिएबल है तो आपको हटाना है, तो यहाँ पे भी नीचे है तो आपको इसको हटाना है। जैसे यहाँ पे इसको हटाने के लिए आपने x से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ये x था, उसी तरह इसको अगर आपको हटाना है तो x² से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप x² एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और x² आप एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है। जैसे यहाँ पे हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया था, इसको भी मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये कोई ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन नहीं था इसमें आपस में। इसमें ये ब्रैकेट है और उसके पहले अगर 1/x² है तो ये पूरा एक टर्म है, और एक टर्म है तो सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पे पूरा 2 टर्म है जो माइनस से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा। और यहाँ पे लेकिन अगर आप देखोगे तो x को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ बचेगा। तो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पावर आप यहाँ पे देख रहे हो वो 3 है। मतलब कहीं पे भी आप तीनों में देख रहे हो तो आपको 2 हाईएस्ट पावर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसको इसको लिखेंगे कैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझिए आपका जो आंसर पेपर है वो इस तरह है। एक मार्जिन पहले से था, आपने एक मार्जिन ड्रॉ किया और ये ऊपर का जो मार्जिन है वो है डबल लाइन वाला, और ये एक बॉक्स है जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ता है मेन। जैसे इस केस में हम ये सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और a आपको इतना लिखना, आप ये नहीं लिखते हो चलेगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1a उस बॉक्स में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और a, और ये उसका सब क्वेश्चन है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर और यहाँ पे लिखेंगे 2, और इसका जो ऑप्शन आपको मिला है वो b है, तो आप यहाँ पे लिखोगे b। तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो x इंटू x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। अब अगर इसको आप कैंसिल करते हो, ओवरराइड करते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा उसी पे आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इस तरीके से आपको सारे आंसर्स लिखना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ये वाला थर्ड क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा है कि फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y इफ dx इज 49 dy इज -63 d इज 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसका अगर ओरिजिनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में आपको देखिए 1.3 में ये क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना था क्रेमर्स के रूल से, और जहाँ पे आपने dx dy यूज़ किया था इस तरीके को ये सब सॉल्व करके। लेकिन यहाँ पे वैसे टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपने किस तरह सॉल्व किया था, इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल ऊपर आपको बताता हूँ। ये देखिए, थोड़ा उसके पहले के पेज पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1-2 पेज। तो यहाँ पे ऐसा 2 इक्वेशन था, आपने d निकाला ये फॉर्मूले से, फिर dx निकाला, dy निकाला। जब आप x निकालते तो आपको करना क्या पड़ता था, आपको dx/d करना पड़ता था, और dx आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है -14 और d आपको यहाँ पे मिला है 14, तो आपने -14/14 किया है। मतलब फाइनली आपने किया क्या, अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो आपको dx चाहिए और d चाहिए, और इस केस में वही किया लोग ने। सेम dy के लिए भी वही है कि अगर y आपको निकालना है तो आपको dy और d चाहिए। तो अगर dy और d आपको दे दिया है, dx और आपको d दे दिया है, तो x और y निकालने के लिए आपको ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो अगर सिर्फ x पूछा है तो x का वैल्यू क्या रहेगा, dx/d। तो dx तो है आपके पास 49 और d भी आपके पास है 7 × 7 7 7 49, तो x का वैल्यू आपको 7 मिला है। अब यहाँ पे dy दिया है लेकिन आपसे y तो नहीं पूछा है, तो ये दिया है, कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्यों दिया ये, क्योंकि अगर y भी पूछा होता तो आप निकाल सकते थे और 2 आंसर दिया रहता था। तो सिर्फ x का वैल्यू एक 7 जो मिला है उसका ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर a है, बाकी ये सब उसका ऑप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो प्रॉब्लम सेट में आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आओगे नीचे, अगर आगे चलोगे एक्सरसाइज के आगे चलोगे प्रॉब्लम सेट पे, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है। तो अब इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो पीछे वाला जो फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक बार चाहे तो आंसर लिख सकते हो, और ये थर्ड क्वेश्चन था तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड क्वेश्चन, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्शन नंबर ए जैसा लिखा है, और अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो 7, तो ये लिख लीजिए आप ऐसा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर प्रेजेंट करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी लेसन में मिलेगा।
तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी लेसन किया है तो आपको जल्दी समझ में आएगा, नहीं किया तो एक बार आप करिए। उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए आपको दिया है कि 2 है और पी ऑफ ए आपको दिया है 1/5 और आपसे पूछा है कि एन ऑफ एस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लेसन में इसका फॉर्मूला दिखोगे तो उसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए। किसी भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट उस इवेंट में, अपॉन एन ऑफ एस। तो हमसे जो पूछा है एन ऑफ एस वो ये नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, लेकिन इसका वैल्यू आपको दिया है 1/5, एन ऑफ ए का वैल्यू भी आपको दिया है 2 और ये पूछा है। तो इसी फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करें। जैसे पी ऑफ ए के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, पी ऑफ ए आपको 1/5 दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 अपॉन एन ऑफ एस हमसे पूछा है तो एन ऑफ एस को एन ऑफ एस लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब आप एन ऑफ एस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एन ऑफ एस 1 जा एन ऑफ एस हो जाएगा और विच इज़ इक्वल टू 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो एन ऑफ एस का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 10, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे आंसर, और ये है 4th वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे 4th लिखते हैं और इसका ऑप्शन है सी तो यहाँ पे आएगा सी और इसका जो आंसर है 10 यहाँ पे लिख देंगे 10। तो 3 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था 2022 ईयर के लिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, 2nd, 3rd और 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1B में, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1B तक करने वाले हैं। जल्दी आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद वाला भी। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए इसमें अगर आप देखते हो तो ये जो सेकेंड आप देख रहे हो पवन मेडिकल सप्लाईज, ये GST SGST फाइनेंशियल प्लानिंग का है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ इस साल के लिए, तो ये हम नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd क्वेश्चन देखेंगे और 4th क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 1A आपका फिनिश हो गया है और क्वेश्चन नंबर 1B आप कर रहे हो तो आप सेम पेज से कंटिन्यू कर सकते हो, या तो अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1B आप सेकंड पेज से शुरू कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A B होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब आएगा तो वो आपको नए पेज से शुरू करना पड़ेगा, हर न्यू पेज से। तो सिंस ये ऑब्जेक्टिव था और आपका आधे पेज के अंदर ही हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 1B सेम पेज पे लिख सकते हो। आपको वहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1B और फिर आंसर 1 और फिर आपको लिखना है। अब ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, हो सकेगा तो आगे हम पेपर फॉर्मेट देख लेंगे बाद में एक बार, और अभी हम सिर्फ सॉल्व करने वाले। ये मैंने सिर्फ आपको बताया था ये आपको लिखना किस तरह है, और ये अब हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है कि फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। मतलब आपको सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सेकेंड मतलब T2 और थर्ड मतलब T3 आपको फाइंड आउट करना है। ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2। फर्स्ट टर्म जो है T1 जिसको आप A भी बोलते हो, ये आपको दिया हुआ है कितना, -2, और आपको डिफरेंस भी दिया है D, कॉमन डिफरेंस, वो आपको दिया है -2, दोनों सेम दिया है। D भी दिया है और T1 दोनों -2 दिया है। आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है और आपको D दिया है और आपको कितने भी टर्म पूछे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। T1 के बाद T2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा T1 + D, और अगर आपको T3 फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा T2 + D। अगर आपको T3 फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा T3 ऑलरेडी फाइंड आउट किया। T4 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा T3 + D एंड सो ऑन। मतलब आपको जितना भी टर्म फाइंड आउट करना है उसके प्रीवियस टर्म में आप D ऐड करते चले जाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे आंसर और यहाँ पे लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि T1 इज़ गिवन -2 और D वो आपको दिया है -2, और सिंस आपसे सेकेंड और थर्ड टर्म पूछा है तो आप ऐसा लिखोगे देयरफॉर T2। तो T2 अगर सेकेंड टर्म रहेगा तो उसके फर्स्ट टर्म में आपको D ऐड करना है, और थर्ड टर्म रहेगा तो सेकेंड टर्म में D ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है -2, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखेंगे -2, फिर प्लस लिखेंगे, और D आपको लिखने बोला तो D -2 खुद से यानी फिर से है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 साइन बाजू बाजू में आ रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू ये -2 सेम रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा और -4 आएगा। तो सेकेंड टर्म आपको मिल गया -4।
अब आपको क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म के लिए आपको करना क्या रहेगा, सेकेंड टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। जो भी टर्म आपसे पूछा रहेगा, अगर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया है तब आपको यही करना है। सेकेंड टर्म रहेगा तो फर्स्ट में डी, थर्ड रहेगा तो सेकेंड में डी, फोर्थ रहेगा तो थर्ड में डी, इस तरह करना है। तो थर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड में डी ऐड करना है। तो सेकेंड आपको मिला अभी -4, तो इसके प्लेस पे लिखोगे आप -4, फिर प्लस लिखोगे और डी के प्लेस पे लिखोगे फिर से -2। फिर आप इसके नीचे लिखना विच इज़ इक्वल टू -4 सेम रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, -6। तो थर्ड टर्म जो है वो आपको मिलता है -6। तो ये थर्ड टर्म हो गया और ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। तो इस तरीके से आपको लिखना है। पेपर में आप क्या करोगे, इसके पहले जगह पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 बी लिखोगे और फिर आंसर 1 और इस तरीके से लिखोगे। और ये सेम पेज पे आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ए बी आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सेकंड पेज पे करिए। 2-3 लाइन आप छोड़ देना पहले वाले क्वेश्चन के बाद में, उसके बाद ये आपको लिखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 1 मिनट, तो सेकंड क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपको 2.1 में मिल जाएगा सेकेंड लेसन में। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी एक इक्वेशन से हम ए और बी का वैल्यू या सी का भी वैल्यू, यहाँ पे सी नहीं दिया है, ए और बी बोला तो आपको ए और बी ही निकालना है, लेकिन टेक्स्ट बुक में 2.1 में हमको ए बी सी तीनों पूछा है। तो उस टाइम में हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी इक्वेशन को हमको ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ता है, ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म में आ जाता है तो जो x² के पहले रहेगा वो a रहेगा, और जो x के पहले रहेगा वो b रहेगा, और जो उसके बाद रहेगा इक्वल के पहले वो c रहेगा। तो सिंस हमको a और b बोला है तो हमको a और b निकालना है, और उसके लिए हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयरिंग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, या आप इसको भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कंपेयरिंग 2x² - 5x + 7 विच इज़ इक्वल टू 0 विथ ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0। a का वैल्यू बताइए अब क्या मिलेगा आपको। तो x² के पहले जो है वो a है, तो x² के पहले 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। b का वैल्यू, ऐसा आपको बड़ा नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, मैंने बड़ा लिख दिया, आपको छोटे लिखना है। b विच इज़ इक्वल टू x के पहले जो रहेगा, तो x के पहले 5 है, लेकिन b का साइन यहाँ पे प्लस है पर यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस साइन रहेगा तो आपको लेना पड़ेगा। तो x के पहले उसका जो कोएफिशिएंट है -5 है, तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा -5। और ये दो चीज़ आपसे पूछा था, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये फॉर्म में रहता नहीं है, +7 अगर वहाँ होता तो आपको यहाँ पे लाना पड़ता, -5x वहाँ पे रहता तो आपको यहाँ पे लाना पड़ता। आप 2.1 में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 15x + 17y विच इज़ इक्वल टू 21 एंड 17x + 15y विच इज़ इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + y। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आओगे तो 7th और 8 जो क्वेश्चन ये उसके टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें से आप जानते हो इस साल के लिए ये ओमिट किया गया। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है पूरे 1.1 में। तो यहाँ पे अगर आप ये 2 क्वेश्चन को देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपने अगर सॉल्व किया है तो आपको क्या समझ में आएगा कि इंटरचेंज वाला है। जैसे 99x है और 101y है, तो यहाँ पे उल्टा है, 101x है और 99y है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, 49x है और 57y है, तो यहाँ पे उल्टा है, 57x है और 49y है। तो यहाँ के नंबर को आपको नहीं देखना है, सिर्फ इक्वल के पहले जो नंबर है इंटरचेंज हो जाता है, 99 101 101 99 49 57 57 49। तो ऐसे सम्स को हमने सॉल्व कैसे किया था, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी है, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, फिर आपको समझेगा। जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, 15 17 17 15। तो आप क्या करते थे, एक बार दोनों को ऐड करते थे और फिर एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करते थे, और उसके बाद x और y का वैल्यू मिलता था आपको लास्ट में फाइनली, और फिर आप वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिर्फ x + y पूछा है, सिर्फ x + y पूछा है। तो आप सिर्फ अगर ऐड कर दोगे तो ही आपको तभी मिल जाएगा x + y, क्योंकि इस सब जगह पे प्लस साइन है, एडिशन में ही आपको x + y मिल जाएगा। आपको x का वैल्यू अलग नहीं निकालना है, y का वैल्यू अलग नहीं निकालना है, फिर बाद में बीच में प्लस करके दोनों का प्लस करके वैल्यू निकालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसा करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर और यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये इक्वेशन लिखेंगे 15x + 17y ये वाला विच इज़ इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, और ये लिखेंगे 17x
प्लस 15y विच इज़ इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे और एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। आप डायरेक्ट भी एडिंग कर सकते हो। और फिर से हम एक बार लिखते हैं 15x प्लस 17y विच इज़ इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y विच इज़ इक्वल टू 11। और सिंस हम ऐड कर रहे हैं कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो 15 प्लस 17 अगर आप करोगे तो 32 मिल जाएगा। तो 32x प्लस 32y, यहाँ पे भी वही ऐड हो रहा है विच इज़ इक्वल टू, ये भी 32 हो रहा है। और इन दोनों में से 32 अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और y बचेगा, क्योंकि ये x, इसका जो 32 है बाहर है और इसका भी जो 32 है बाहर है, तो x बचा और प्लस और ये y बचा और यहाँ पे है 32। फिर ये 32 को अगर हम यहाँ पे भेजते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 32, क्योंकि 32 पूरा मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आया तो डिवाइड हो गया, तो 32 वन ज़ा 32 वन ज़ा, तो देयरफॉर x प्लस वाई जो है वो आपको मिलता है 1, वो आपको मिलता है 1। फिर से एक बार देख लेते हैं 1। तो बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि x प्लस वाई डायरेक्टली आपको एडिंग में ही मिल गया, आपको x और y निकाल के फिर x प्लस वाई नहीं निकालना है। तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी हो गया। सेकेंड वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 2 ए देखेंगे और आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे। और पेपर अगर आपको ये नहीं मिला है तो आप वेबसाइट विजिट करिए elittutors.in। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।